Hi everyone, welcome back to Study with Soumya. In our last video, we covered the important concepts up to section 64 of the Patents Act. Today, we are going to dive deeper into the topic of compulsory licensing, a critical aspect when it comes to ensuring public access to patented inventions. I'll explain it in a simple, detailed way with practical examples, so make sure to watch it till the end to get a clear understanding. Let's get started. The first topic is Section 83, General Principles Applicable to Working of Patented Inventions. The first one is, patents are granted to encourage inventions and ensure their working in India on a commercial scale without undue delay. ये सेक्शन ये बताता है कि पेटेंट का प्राइमरी पर्पस ये है कि नए इन्वेंशंस को प्रमोट किया जा सके और ये इंश्योर किया जा सके कि इन्वेंशंस का यूटिलाइजेशन इंडिया में कमर्शियल लेवल पर हो बिना किसी अननेसेसरी डिले के। फॉर एग्जांपल, सपोज़ किसी ने एक न्यू टेक्नोलॉजी इन्वेंट की जो पानी को प्योरीफाई करने में हेल्प करती है, तो पेटेंट लेने के बाद ये इम्पॉर्टेंट है कि उस टेक्नोलॉजी का यूज़ इंडिया में जल्दी से जल्दी कमर्शियल लेवल पर हो ताकि लोग इसका फ़ायदा ले सकें। The next point is, patents are not granted merely to enjoy a monopoly for importing the patented article. पेटेंट्स का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पेटेंट होल्डर अपने प्रोडक्ट को इंपोर्ट करके मोनोपोली इंजॉय करे, यानी सिर्फ इंपोर्ट करना और मार्केट पर कंट्रोल करना पेटेंट का एक्चुअल इंटेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने एक मेडिसिन का पेटेंट लिया है तो ये नहीं होना चाहिए कि वो मेडिसिन सिर्फ बाहर से इंपोर्ट हो रही है और इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं हो रही है। थर्ड पॉइंट इज, पेटेंट्स कंट्रीब्यूट टू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, नॉलेज ट्रांसफर and should benefit both producers and users in a socially and economically beneficial way. पेटेंट का एक और ऑब्जेक्टिव ये है कि वो न्यू टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करने में हेल्प करे और जो टेक्नोलॉजी इन्वेंट हुई है उसका फ़ायदा दोनों प्रोड्यूसर्स जो उसे बनाते हैं और यूज़र्स जो उसका यूज़ करते हैं उनको मिले। ये सब सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ने एक मेडिकल डिवाइस इन्वेंट किया तो पेटेंट का फ़ायदा ऐसा होना चाहिए कि डॉक्टर्स इस डिवाइस का यूज़ कर सके और पेशेंट को भी इसका अफोर्डेबल और एफिशिएंट ट्रीटमेंट मिले। नेक्स्ट पॉइंट इज, पेटेंट शुड नॉट इम्पीड पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एंड शुड प्रमोट पब्लिक इंटरेस्ट, especially in important sectors for socio-economic and technological development. पेटेंट्स पब्लिक हेल्थ और न्यूट्रिशन के रास्ते में रुकावट नहीं बनने चाहिए, बल्कि पब्लिक इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए एक टूल होने चाहिए, खासकर उन सेक्टर्स में जो इंडिया के सोशल, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई इम्पॉर्टेंट मेडिसिन का पेटेंट लिया गया है तो ये ज़रूरी है कि वो मेडिसिन इंडिया में अवेलेबल हो और लोगों की हेल्थ और न्यूट्रिशन के लिए easily accessible हो। Next point is, patents should not prevent the central government from taking measures to protect public health. पेटेंट्स कभी भी गवर्नमेंट को पब्लिक हेल्थ के लिए ज़रूरी कदम उठाने से नहीं रोक सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई पैंडमिक आ जाए और एक इम्पॉर्टेंट वैक्सीन का पेटेंट किसी के पास हो तो गवर्नमेंट को ये हक है कि वो उस वैक्सीन को पब्लिक हेल्थ के लिए एक्सेसिबल बना सके। Next point is, patentees should not abuse their rights or engage in practices that restrict trade or negatively impact international technology transfer. पेटेंट होल्डर्स अपने राइट का मिसयूज़ नहीं कर सकते और उन्हें ऐसे प्रैक्टिसेस नहीं करनी चाहिए जो ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट करे या इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को नेगेटिवली इम्पैक्ट करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी कंपनी ने कोई मशीन का पेटेंट लिया है तो वो ऐसी प्रैक्टिसेस नहीं अपना सकते जिससे मार्केट में कंपटीशन ख़त्म हो जाए या दूसरे कंट्रीज़ को टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ना मिले। द लास्ट पॉइंट इज़, पेटेंट्स शुड इंश्योर दैट द बेनिफिट्स ऑफ द इन्वेंशन आर अवेलेबल टू द पब्लिक एट अफोर्डेबल प्राइसेस। पेटेंट लेने का एक और ऑब्जेक्टिव ये है
कि इन्वेंशन का फ़ायदा पब्लिक को रीजनेबल प्राइस पर मिलना चाहिए। The next topic is compulsory licenses. Compulsory licenses are authorizations given to a third party by the Controller General to make, use, or sell a particular product or use a particular process which has been patented without the need of the permission of the patent owner. So, what is compulsory license? Compulsory license एक ऐसी परमिशन है जो कंट्रोलर जनरल एक थर्ड पार्टी को देता है बिना पेटेंट ओनर की परमिशन के, ताकि वो पेटेंटेड प्रोडक्ट को बना सके, यूज़ कर सके या सेल कर सके। इसका पर्पस ये होता है कि जब पेटेंट होल्डर अपने राइट्स का मिसयूज़ करता है या प्रोडक्ट को मार्केट में अवेलेबल नहीं करवाता, तो पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। ये कॉन्सेप्ट इंटरनेशनली भी माना गया है और इंडिया में भी, स्पेशली इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 के सेक्शंस 84 to 92 के थ्रू कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के साथ कंपल्सरी लाइसेंस ग्रांट की जा सकती है। फॉर एग्जांपल, सपोज एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने एक लाइफ सेविंग ड्रग का पेटेंट लिया है, पर वो उस ड्रग को मार्केट में लॉन्च नहीं कर रही या इतने ज़्यादा प्राइस पर सेल कर रहे हैं कि लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे। ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट एक थर्ड पार्टी को कंपल्सरी लाइसेंस दे सकती है ताकि वो उस ड्रग को मार्केट में रीजनेबल प्राइस पर ला सके। Section 84 provides that at any time after the expiration of 3 years from the date of the grant of the patent, any person interested may make an application to controller for grant of compulsory license on patent on any of the following grounds. सेक्शन 84 कहता है कि पेटेंट ग्रांट होने के 3 इयर्स के बाद कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन कंट्रोलर के पास कंपल्सरी लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन दे सकता है एंड इसके लिए कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड्स होने चाहिए। फर्स्ट वन इज़ पब्लिक की रीजनेबल रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है। अगर पेटेंट के प्रोडक्ट की डिमांड है पर वो पब्लिक तक नहीं पहुंच रहा है, तो कंपल्सरी लाइसेंस ग्रांट की जा सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई टेक्नोलॉजी का पेटेंट लिया गया है जो रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट कर सकती है, पर उसका कमर्शियल यूज़ नहीं हो रहा, तो लोगों की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं हो पा रही है, ऐसी सिचुएशन में कंपल्सरी लाइसेंस ग्रांट हो सकता है। सेकेंड पॉइंट इज़ पेटेंट का प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस पर अवेलेबल नहीं है। अगर पेटेंटेड प्रोडक्ट इतनी महंगी है कि पब्लिक उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकती है, तो कंपल्सरी लाइसेंस ग्रांट हो सकती है ताकि प्रोडक्ट को अफोर्डेबल प्राइस में मार्केट में लाया सके। फॉर एग्जांपल, सपोज़ कोई कैंसर की मेडिसिन है जिसका पेटेंट किसी कंपनी के पास है, पर वो उस मेडिसिन को इतने ज़्यादा प्राइस पर सेल कर रही है कि उसको पेशेंट खरीद ही नहीं पा रहे। ऐसे में कंपल्सरी लाइसेंस देकर दूसरी कंपनी वो मेडिसिन सस्ते प्राइस पे बेच सकती है और उसको बना सकती है एंड बेच सकती है बोथ। थर्ड इज़ पेटेंट का प्रोडक्ट इंडिया में यूज़ नहीं हो रहा है। अगर पेटेंटेड इन्वेंशन का यूज़ इंडिया में नहीं हो रहा है या सिर्फ इंपोर्ट करके लाई जा रही है, तो भी कंपल्सरी लाइसेंस ग्रांट की जा सकती है। फॉर एग्जांपल, कोई मशीन का पेटेंट है जो एग्रीकल्चर में यूज़ होती है, पर वो सिर्फ इंपोर्ट की जा रही है और इंडिया में नहीं बनाई जा रही, तो गवर्नमेंट एक थर्ड पार्टी को कंपल्सरी लाइसेंस दे सकती है ताकि वो मशीन यहाँ बनाई जा सके। सो टू समराइज टिल हेयर, कंपल्सरी लाइसेंस एक लीगल टूल है जो पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है जब पेटेंटेड प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं हो रहा है। पेटेंट ग्रांट होने के 3 साल के बाद कोई भी पर्सन कंपल्सरी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है अगर पब्लिक की डिमांड्स फुलफिल नहीं हो रही हैं, प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है या प्राइस अफोर्डेबल नहीं है। कंपल्सरी लाइसेंस ग्रांट करने का डिसीजन कंट्रोलर जनरल करता है कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के साथ। द नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल ग्रांटिंग कंपल्सरी लाइसेंस। पेटेंट के केस में कंपल्सरी लाइसेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है जब किसी इन्वेंशन का फुल फ़ायदा पब्लिक को नहीं मिल रहा। कंट्रोलर को कुछ स्पेसिफिक चीज़ें देखनी पड़ती हैं जब वो डिसाइड करते हैं कि कंपल्सरी लाइसेंस देना चाहिए या नहीं। लेट्स ब्रेक इट डाउन पॉइंट बाय पॉइंट।
फर्स्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ इन्वेंशन, टाइम elapsed एंड पेटेंटीज एक्शंस। कंट्रोलर को सबसे पहले देखना पड़ता है कि इन्वेंशन किस नेचर का है, उसको कितना टाइम हो गया है जब से पेटेंट इश्यू हुआ है, और पेटेंटी या लाइसेंसी ने क्या एफर्ट्स लिए हैं उस इन्वेंशन को फुली पब्लिक के यूज़ में लाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक नए टाइप का वैक्सीन का पेटेंट 5 ईयर्स पहले इशू हुआ था, लेकिन टिल डेट उसको मास प्रोडक्शन के लिए रिलीज़ नहीं किया गया। पेटेंटी ने कुछ छोटी एक्सपेरिमेंट्स की हैं बट पब्लिक के यूज़ के लिए नहीं दिया। इस केस में कंपल्सरी लाइसेंस की ज़रूरत हो सकती है ताकि कोई और कंपनी इस इन्वेंशन को प्रोड्यूस करके पब्लिक तक पहुंचाए। सेकेंड पॉइंट इज एप्लीकेंट्स एबिलिटी टू वर्क द इन्वेंशन। कंट्रोलर को ये भी देखना होता है कि जो एप्लीकेंट है, जो कंपल्सरी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहा है, क्या सच में इन्वेंशन को इफ़ेक्टिवली पब्लिक के लिए यूज़ कर सकता है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी कंपल्सरी लाइसेंस मांग रही है तो वो कंपनी क्या उस वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करने के लिए इक्विप्ड है, उसके पास नेसेसरी रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी होनी चाहिए ताकि वो पेटेंट का फुल पोटेंशियल यूज़ करके पब्लिक बेनिफिट दे सके। थर्ड पॉइंट इज एप्लीकेंट्स कैपेसिटी टू हैंडल रिस्क एंड कैपिटल। ये चेक किया जाता है कि एप्लीकेंट के पास इतनी फाइनेंशियल कैपेसिटी है कि वो कैपिटल का रिस्क उठा सके और इन्वेंशन को मास प्रोडक्शन में ला सके अगर उनको कंपल्सरी लाइसेंस मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर वैक्सीन प्रोडक्शन में हैवी इन्वेस्टमेंट लगता है और इसमें रिस्क इन्वॉल्व है, तो एप्लीकेंट के पास इनफ फाइनेंशियल बैकिंग होनी चाहिए ताकि वो सब मैनेज कर सके। फोर्थ पॉइंट इज एफर्ट्स टू ऑब्टेन लाइसेंस ऑन रीजनेबल टर्म्स। कंट्रोलर ये भी चेक करते हैं कि एप्लीकेंट ने पेटेंटी के साथ डायरेक्टली नेगोशिएट करने की कोशिश की या नहीं, और क्या उन्होंने रीजनेबल टर्म्स पर लाइसेंस मांगने की पूरी कोशिश की थी। अगर रीजनेबल टाइम में पेटेंटी से एग्रीमेंट नहीं बन पाया तो कंपल्सरी लाइसेंस कंसिडर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी ने वैक्सीन का लाइसेंस डायरेक्टली पेटेंटी से मांगने की पूरी कोशिश की, लेकिन पेटेंटी उनको अनरीजनेबल टर्म्स पर लाइसेंस दे रहा था, तो कंपनी को कंपल्सरी लाइसेंस मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। It may be noted that the above stated point 1 to 4 shall not be applicable in case of national emergency or other circumstances of extreme urgency, or in case of public non-commercial use, or on establishment of a ground of anti-competitive practices adopted by the patentee. अगर सिचुएशन नेशनल इमरजेंसी, एक्सट्रीम अर्जेंसी जैसे केसेस में हो या पब्लिक नॉन कमर्शियल यूज़ के लिए हो, तो ऊपर वाले फर्स्ट टू फोर्थ पॉइंट्स नहीं देखे जाएंगे, और अगर पेटेंटी ने एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस अपनाई हैं तब भी ये पॉइंट्स स्किप किए जा सकते हैं। टू समराइज दिस, जब कंपल्सरी लाइसेंस के लिए अप्लाई किया जाता है तो कंट्रोलर ये चेक करता है कि इन्वेंशन का नेचर क्या है, कितना टाइम हो गया है, और पेटेंटी ने उस इन्वेंशन को कितना पब्लिक यूज़ के लिए अवेलेबल किया। एप्लीकेंट के पास इन्वेंशन को पब्लिक बेनिफिट के लिए कैसे काम करेगा, और रिस्क और कैपिटल हैंडल करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। एप्लीकेंट को पेटेंटी से लाइसेंस डायरेक्टली लेने की कोशिश करनी चाहिए थी रीजनेबल टर्म्स पर, और अगर नेगोशिएशंस फेल हो गई हैं तो कंपल्सरी लाइसेंस का स्कोप बनता है। स्पेशल केसेस में जैसे इमरजेंसी, पब्लिक यूज़ या एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर में ये पॉइंट्स नहीं देखे जाते। इस तरह कंपल्सरी लाइसेंसिंग सिस्टम इंश्योर करता है कि पब्लिक को इन्वेंशंस का टाइमली बेनिफिट मिल सके, इवन इफ पेटेंटी अपनी तरफ से नहीं कर रहा हो। नेक्स्ट इज, however, the controller is under no obligation to take into account matters subsequent to the making of the application. It has been clarified that the reasonable period shall be construed as a period not ordinarily exceeding a period of 6 months. In this context, it has been clarified that reasonable requirements of the public shall be deemed not to have been satisfied if, जब कंपल्सरी लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन फाइल होती है, कंट्रोलर वो चीज़ें टेक नोट नहीं करता जो एप्लीकेशन के बाद होती हैं, और जो रीजनेबल पीरियड है वो जनरली 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस कॉन्टेक्स्ट में कुछ सिचुएशंस डिफाइन की गई है जिसमें पब्लिक के रीजनेबल रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई नहीं हो रहे होते।
लेट्स ब्रेक इट डाउन। फर्स्ट इज पेटेंटी के रिफ्यूज़ल के कारण ट्रेड या इंडस्ट्री का नुकसान। अगर पेटेंटी ने लाइसेंस रीजनेबल टर्म्स पर देने से मना कर दिया है तो उस रिफ्यूज़ल की वजह से कुछ सिचुएशन पब्लिक की ज़रूरत को सेटिस्फाई नहीं करती। दैट इज़ फर्स्ट इज ट्रेड और इंडस्ट्री को नुकसान। अगर किसी एग्जिस्टिंग या नए ट्रेड या इंडस्ट्री को पेटेंटी के रिफ्यूज़ल से नुकसान हो रहा है तो पब्लिक रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, एक न्यू टेक्नोलॉजी का पेटेंट अगर किसी इंडियन कंपनी को नहीं मिल रहा है तो वो नए प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को डेवलप नहीं कर पा रही है, जिससे ट्रेड या इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है। सेकेंड इज डिमांड पूरी नहीं हो रही। अगर पेटेंटेड प्रोडक्ट की डिमांड एडिक्वेटली फुलफिल नहीं हो रही है या रीजनेबल टर्म्स पर सप्लाई नहीं हो रही है तो भी पब्लिक रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, एक लाइफ सेविंग ड्रग है जिसका पेटेंट किसी कंपनी के पास है लेकिन वो डिमांड को पूरा नहीं कर पा रही तो कंपल्सरी लाइसेंस इशू हो सकता है। थर्ड इज एक्सपोर्ट मार्केट का नुकसान। अगर पेटेंटेड प्रोडक्ट को इंडिया से एक्सपोर्ट करने का मार्केट डेवलप नहीं हो रहा है या सप्लाई नहीं हो रही है तो ये भी पब्लिक रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक इंडियन कंपनी अगर एक्सपोर्ट के लिए पेटेंटेड प्रोडक्ट बना सकती थी लेकिन पेटेंट होल्डर ने लाइसेंस नहीं दिया तो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो सकती हैं। फोर्थ इज कमर्शियल एक्टिविटीज़ का नुकसान। अगर कमर्शियल एक्टिविटीज़ या डेवलपमेंट को पेटेंटी के रिफ्यूज़ल से नुकसान हो रहा है तो पब्लिक रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक न्यू टेक्नोलॉजी का लाइसेंस नहीं मिलने की वजह से नई बिजनेस इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहे हैं। सेकेंड इज पेटेंटी के कंडीशंस की वजह से ट्रेड या इंडस्ट्री को नुकसान। अगर पेटेंटी ने लाइसेंस ग्रांट करते टाइम ऐसी कंडीशंस लगाई है जिससे ट्रेड या इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा हो तो पब्लिक रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, पेटेंटी ने कंडीशन रखी कि अगर कोई कंपनी उनसे लाइसेंस ले तो वो उनके कॉम्पिटिटर्स के साथ काम नहीं करेगी, इससे ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस क्रिएट हो सकते हैं। थर्ड इज अनफेयर लाइसेंसिंग कंडीशंस। अगर पेटेंटी लाइसेंस देते टाइम कुछ अनफेयर कंडीशंस लगा रहा है जैसे एक्सक्लूसिव ग्रांट बैक या पेटेंट की वैलिडिटी को चैलेंज करने से रोक रहा है तो ये भी पब्लिक रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, पेटेंटी ने कंडीशन रखी कि अगर कोई लाइसेंस लेगा तो वो पेटेंटी का पेटेंट कभी चैलेंज नहीं करेगा। दिस इज़ एन अनफेयर कंडीशन। फोर्थ पॉइंट इज इन्वेंशन इंडिया में कमर्शियल स्केल पर काम नहीं कर रहा। अगर पेटेंटेड इन्वेंशन इंडिया में कमर्शियल स्केल पर प्रॉपरली यूज़ नहीं हो रहा है तो कंपल्सरी लाइसेंस कंसिडर किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पेटेंटेड मशीन इंडिया में बनाई जा सकती है लेकिन पेटेंटी ने यूज़ मास प्रोडक्शन के लिए रिलीज़ नहीं किया तो कंपल्सरी लाइसेंस दिया जा सकता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज इम्पोर्टेड पेटेंटेड आर्टिकल इंडिया में इन्वेंशन को अफेक्ट कर रहा है। अगर पेटेंटेड आर्टिकल को बाहर से इंपोर्ट करके इंडिया में इन्वेंशन का काम रुक रहा है तो पब्लिक रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेटेंट होल्डर अपने प्रोडक्ट को इंडिया के इंस्टेड दूसरे कंट्रीज से इंपोर्ट कर रहा है और इस वजह से इंडिया में लोकल प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो कंपल्सरी लाइसेंस की डिमांड हो सकती है। सो लेट्स समराइज इट। कंट्रोलर को एप्लीकेशन के बाद होने वाले चेंजेस नहीं देखने पड़ते और रीजनेबल पीरियड 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होता। पब्लिक की रिक्वायरमेंट्स मीट तब नहीं होती जब पेटेंटी के रिफ्यूज़ल से ट्रेड, इंडस्ट्री डिमांड, एक्सपोर्ट मार्केट या कमर्शियल एक्टिविटीज़ को नुकसान हो। पेटेंटी अगर अनरीजनेबल कंडीशंस लगाता है जैसे एक्सक्लूसिव ग्रांट बैक या वैलिडिटी चैलेंज को प्रिवेंट करता है तो भी पब्लिक की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई नहीं होती। अगर पेटेंट इन्वेंशन इंडिया में कमर्शियल सेल पर प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है या इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स लोकल प्रोडक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं तो कंपल्सरी लाइसेंस का केस बन सकता है। इन पॉइंट्स के थ्रू सिस्टम इंश्योर करता है कि पेटेंटेड प्रोडक्ट्स या प्रोसेसेस का बेनिफिट पब्लिक को मिल सके। That's all for today's session. I hope this explanation helped you understand the concept of compulsory licensing better. If you found this video useful, don't forget to like, share, and subscribe to the channel for more such content.
And as always, feel free to leave your questions or thoughts in the comments below. I'd love to hear from you. Until next time, keep learning and stay motivated.